चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय खोज, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमने प्रथम अध्याय का किया था अहमदनगर का किला, और आज सेकंड अध्याय है जिसका नाम है तलाश। इसका काफी हिस्सा हमने पढ़ चुके हैं, बाकी पढ़ा है वो आज करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें आपका टॉपिक है भारतीय शक्ति और सीमा। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था अहमदनगर का किला, तब लेखक ने अपनी नवी जेल यात्रा के बारे में बताया था, और वहाँ बागवानी का कार्य भी करते थे। और बागवानी के कार्य के बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने खुदाई वगैरह बंद करवा दी थी, जिसके कारण लेखक ने लिखने का निर्णय लिया। और वो वर्तमान के बारे में या अतीत के बारे में, वर्तमान और भविष्य के बारे में छोड़कर जो पास्ट बीत चुका है अतीत हमारा, उसके बारे में लेखन कार्य शुरू कर रहे थे। और अतीत के बारे में कैसे लिखें, क्या लिखें, तो भारत के बारे में वो जानना चाह रहे थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था। वो उसके बारे में कैसे बनी, क्या उसकी व्यवस्था थी, किस प्रकार का मिशन चीन की सभ्यता है, वो था। तो अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कहते हैं कि भारतीय शक्ति और सीमा का क्या रहा या कैसा था, वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है भारतीय शक्ति और सीमा। तो भारतीय शक्ति के स्रोत उसके पतन और नाश के कारण ही लंबी खोज और उलझी हुई है। तो भारत की जो पहली शक्ति थी, मतलब जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो शक्ति उसने कैसे खोदी, ऐसे क्या हुआ, तो उस सारी जो बुद्धि है वो उलझी हुई है। कितने राजा हैं, वहाँ शासन किया, जैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश, जो हमारा धन था वो बाहर ही ले गए। तो ये सारी जो घटनाक्रम है काफी उलझा हुआ है। और पतन के हाल के कारण पर्यावरण है, अगर हम देखें तो पतन के जो हमारे तुक्के हैं तो उसको हम देखते हैं। तो भारत के तकनीक दौर में पिछड़ गए हैं, और देशों की बजाय हम देखें तो भारत है वो तकनीकी जो न्यू है उसमें पिछड़ा हुआ नजर आता है। यूरोप को तमाम बातों से एक जमाने में पिछड़ा हुआ था। कहते हैं कि यूरोप है जो आज सबसे अग्रणी माना जाता है, वो एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब भारत है उस चीज में जो तकनीकी विकास है उसमें काफी पीछे हैं। और एक भारत की जो जीवन शक्ति है, मानसिकता है, वो नई तकनीकी और पश्चिमी देशों के सैनिक बल और इसके विस्तार में अधिकार आसान हो गया है। केवल भारत नहीं बल्कि सारे एशियाई कहानी इसी प्रकार की देखने को मिलेगी। अब लेखक ये कहते हैं कि ये जो बुद्धि है उसको सुलझाने की ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करें, क्योंकि पुराने समय में भारत में मानसिक सजगता और तकनीक कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद में सदियों से उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा और जीवन की लालसा और उद्यम की कमी आ जाती है, और क्षीण होती स्नातक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले ली है। इसी कारण है ये जो आ रही है वो बुद्धि है वो सुलझाने की कोशिश करें। और वहाँ हमें कुछ ब्रह्मांड के रेशों के भेदने का प्रयास किया है। वहाँ सब भंडार में लेस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने पड़ता है। भव्य कला, मूर्ति निर्माण का स्थान, जटिल पिचकारी वाली, सावधानी से की गई नकाशे वाली, प्रभावी किंतु सरल सचिव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलग तो जटिल साहित्य शैली ने ही ले ली है। ये जो लेकर हमारे इतिहास की घटनाक्रम बताकर कह रहा है कि हमारी जो पुराने अवशेषों में या ऐसी जो लेखन कार्य था, जैसे अभिलेख वगैरह था, उसमें कई प्रकार की जानकारियां मिल रही है। इसमें पहले काफी सरल और थी, लेकिन अब अत्यंत जटिल और विकृत होती जा रही, जिसके कारण समुद्र देशों से भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका। क्षीण हो सका। एक स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादी को जन्म ले लिए। जांच पड़ताल विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई है। इसकी जो हमारी संस्कृति है या हमारी जो धरोहर है उसके बारे में हम जानकारी लें या उसके बारे में सोचें, तो ये धीरे धीरे है वो कम होती जा रही, क्षीण होती जा रही। और आगे हम महासागरों के बारे में देखें तो महासागरों में रोक पार लगाने वाली संकीर्ण पीढ़ी होती है और जन्म देती है, और जांच पड़ताल विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती जा रही है। और भी कई प्रकार की महासागरों की जानकारी लें तो उसके बारे में भी काफी रूढ़िवादिता का जन्म हो रहा है। आगे जांच पड़ताल में चेतना लुप्त होती जा रही है, और अतीत की अंतिम मूर्ति पूजा इसी जगह ले ली। अतीत के विकट भार में कुचल कर रख दिया गया है, और ये अतीत का जो विकट भार है तो हमारी जो संस्कृत धरोहर है उसको कुचल कर रख दिया है। वे एक तरह की मूर्छा ग्रस्त हो गई और मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट इसी हालात को ग्रस्त होकर मानसिक जड़ता के कारण सारी भारत का हास होने लगता है, और धीरे धीरे भारत है वो गतिहीन और जड़े हो गया है।
ये देखें तो भारत की तलाश के बारे में बताया कि भारत के अंदर ही ऐसी क्या उपलब्धियां हैं या क्या है जिसकी हमें तलाश करके या पंडित हमारे लेखक है वो तलाश करके एक लेखन कार्य या एक पुस्तक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो तलाश में हम देखें तो पुस्तकें प्राचीन स्मारक और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों मुझसे एक हद तक भारत की समझ को पैदा की, लेकिन मुझसे उसे संतोष नहीं हुआ। अब कहते हैं कि मैंने जो प्राचीन इतिहास पढ़ा उस इतिहास के अंदर मैंने कई स्मारक है, हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन काफी हद तक समझ भी आया, लेकिन पूर्ण रूप से मैं संतोषजनक या संतोषप्रद नहीं हो पाया। मैं तलाश कर रहा हूँ कि वर्तमान मेरे लिए और मुझे अपने बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति का मध्य वर्ग कुछ है कि आधुनिकता का विजन मिश्रण है। जो उन्होंने अतीत के बारे में अध्ययन किया, मतलब इतिहास के बारे में अध्ययन किया, उसमें कुछ उनको जानकारी मिली है, जैसे गरीबी का क्या कारण है, दुर्गति का क्या कारण है, मध्य वर्ग का जो शोषण का था उसका क्या कारण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसा नहीं है, मैं लेकर कह रहा है कि मैं अपने और अपने वर्ग के जो व्यक्ति है उनका प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता हूँ। लेकिन जो हम इतिहास के बारे में जानकारी ली है, पता चला वहाँ तक, तो वहाँ की चीज हम देखें तो ये सोचते हैं या ये पाते हैं कि मध्य वर्ग ने कितना संघर्ष किया है और मध्य वर्ग श्रम में बंदी और सीमाओं को जकड़ा हुआ महसूस भी करता है। उसकी एक जो दायरा है उसके अंदर बंधा हुआ नजर आता है और एक कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके अंदर वो उसकी पालना करना चाहता है। आगे तो किसी निश्चित रूप से हम देखें तो खुद की तरक्की और विकास करना चाहता है, ये भी सही बात है, मध्य वर्ग चाहता भी है खुद की तरक्की और विकास हो, लेकिन उनकी सीमाएं और बंध है उसमें बंद कर वो रह जाता है और अपने भीतर विद्रोह की पनप रही जो चेतना है उसके खिलाफ वो लड़ना भी चाहता है। हमें रोल दिया गया, ढांचे बना दिए गए और अंग्रेजों को हटाकर कुछ सरल करना चाहते हैं। अब मध्य वर्ग वो कहते हैं कि हम पर ये जो स्कीम है या ये प्रक्रिया थोप दी गई है तो इससे हटकर इसका विद्रोह करना भी चाहता है। और ये मध्य वर्ग लोग हद तक ढांचे की पैदाइश के लिए चुनौती देना या उखाड़ कर फेंकना प्रयास करना ये बस की बातें नहीं है, चाहते हैं लेकिन इस प्रकार का कार्य करना उसके बस में नहीं है या संभव है वो जल्दी से इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। आगे देखें तो कई नई ताकतों ने सिर उठाया है, हम ग्रामीण जनता की ओर कई पहली बार नए अवसरों से ढंगा भारतीय युवाओं बुद्धिजीवियों के सामने आया और अस्तित्व को लगभग भूल सा गया है। अब हम नई ताकतों के बारे में बताया गया है, जैसे कई हमारे बाहर की जो विदेशी जातियां थी उन्होंने यहाँ भारत पर आक्रमण किया और ब्रिटिश शासन आकर लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया था, जिसमें भारत में जितने भी बुद्धिजीवी व्यवस्था या ग्रामीण विकास के व्यक्ति थे सबको उन्होंने रोक दिया है। तो बुद्धिजीवी के सामने आया उनसे अस्तित्व को भूल गए और उनके जो अहमियत थी या उनकी जो इज्जत थी उसके बारे में हम देखें तो ये दृश्य देखकर लेकर कहता है कि मैं बड़ा ही बेचैन होता हूँ या ये सोचकर मैं ये देखता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति कैसे पैदा हो गई। ग्रामीण समुदाय से पहले परिचित थे, इससे मुझे नया चेतन अनुभव नहीं हुआ। मेरे लिए ये एक अर्थों जैसी तलाश की यात्रा जैसी है, लेकिन कि जो हमारे अतीत के बारे में सोच रहा है या जान रहा है उनको लगता है कि एक यात्रा जैसा लगता है मुझे, कैसा क्या हो गया या ऐसा कैसा था जिसमें एक सफलता थी और ये जो अनुभव था वो भी अलग देखने को मिला। आगे देखे गए वो कहता है कि जो हमारी भारत माता है, जो हमारी माँ है धरती माँ, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानना चाहता है। तो कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता हूँ स्रोतों से मैं अपने देश की चर्चा करता हूँ, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की वो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इनका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शेर के ऐसा काम भी किया है, इन्होंने वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। लेकिन कहते हैं कि जब मैं कोई भी सभा वगैरह जाता हूँ तो स्रोतों के मैं ये बातें काफी बताता हूँ या सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान कैसा था, धरती कैसी थी, उनका नाम कैसे बढ़ा, उनके नाम पर कैसे भारत बढ़ा, ये सारी परंपराएं या मैं उनको बताता हूँ या उससे अवगत कराता। आगे वो कहते हैं कि अपेक्षा आधुनिक थे, वो अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, वे सीमित नजरिए वाले थे। किसान को मैंने उसे महान देश की बाबतें बनाया, उनकी मुक्ति से हम समझ कर रहे थे कैसे उनका हर हिस्सा दूसरे हिस्से से भिन्न था, मतलब अलग था। देश में कई राज्य हैं और राज्य के प्रत्येक राज्य का अलग अलग हिस्सा यहाँ दिखाया गया, दर्शाया गया।
दक्षिण और पूर्व पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्या की जानकारी थी। और हम किसान भाइयों के बारे में सोचे देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रत्येक किसान की अलग अलग समस्याएं थी। और उस स्वराज की कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए भारत के हिस्से के एक साथ वो सभी स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, देश को आजाद करवाना चाहते थे। एक हिस्से में नहीं होकर प्रत्येक हिस्से में ये समस्या थी। मैंने इस सुदूर और उत्तर पश्चिम के बेखबर पास में कन्याकुमारी या कैंप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में उनको बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझे किसानों से ऐसे सवाल पूछा क्योंकि उन्होंने समस्या समान थी, गरीबी, कर्ज, नियात, स्वार्थ और जमींदार महाजन, भारी लगान और कर और पुलिस के अत्याचार। कहते हैं मैंने ढांचा यात्रा की, कन्याकुमारी तक की बात बता रहे हैं तो किसानों की समस्या मैंने सुनी और प्रत्येक किसान की यही समस्या थी कि उनकी गरीबी है, उस पर कर्ज है, और वो जमींदार है वो हमारे शोषण कर रहे हैं, और जो राजा वगैरह प्रजा का अत्यधिक कर लगा कर शोषण कर रहे हैं, पुलिस भी हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या मैंने प्रत्येक किसान से सुनने को मिली। और विदेशी हुकूमत का आरोप भी लगाया गया, ब्रिटिश शासन उन पर किस प्रकार का कर लगाकर अत्याचार कर रही थी। आगे महाजन पद के जमींदार और महाजन का देखें हम तो उनके प्रति हमारी कोई विशेष प्रकार की कार्रवाई या जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैंने एक बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा सा बहुत से विराट विश्व के बारे में सोचे जिससे हमें एक ही हिस्से हैं। कहते हैं कि मैंने कुछ सोचा कि भारत को एक अखंड बात मान लिया जाए, मानकर सोचा जाए और विराट विश्व के बारे में, तो हमें एक हिस्से के सदस्य हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था पर इतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य, पुराणों, कथाओं और दंत कथाओं की इन्हें पूरी जानकारी मिली। इस साहित्य ने मेरे देश की अवधारणा इन्हें परिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे ही होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। देखिए कह रहा है कि ये जो मैं कार्य सोच रहा था आसान इतना नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। और ये कई प्रकार की धार्मिक यात्रा की है और धार्मिक यात्राओं के अंदर जो महाकाव्य, पुराण कथा, दंत कथा, उनकी जानकारी साहित्य के माध्यम से लेखक उससे परिचित होना चाह रहा है या उसको जानकारियों को प्राप्त करना चाह रहा है। इसलिए कोने कोने जितने भी धार्मिक पवित्र स्थान है वहां पर यात्रा कर रहा है। कभी कभी जैसे कि उसे सुबह पहुंचता तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता है, लेकिन कहता है कि जब मैं कभी किसी प्रकार की सभा वगैरह में जाता तो वहाँ मेरे स्वागत के रूप में भारत माता की जय के जो खंड है वो स्वर के रूप में सुनने को या दिखाई देते थे। और अचानक प्रश्न आता था कि पुकार उसका क्या अर्थ है। मेरा प्रश्न मनोरंजन का लगता है, चकित रह जाता है, ठीक समझ में नहीं आता। और लेखक कह रहा है कि जब मैं उन स्वरों को, उन स्वर कंठों के बारे में सुनता हूँ या सोचता हूँ, जैसे भारत माता की जय के बारे में कहता हूँ, तो अचानक मेरे मन में एक प्रश्न उठता है और मैं ये सोचता हूँ कि ये मनोरंजन का है या कुछ समझ में नहीं आता, मतलब ठीक ठाक मैं जाने नहीं पाता हूँ। वे मुझे क्या जवाब दें, तब एक दूसरे की ओर फिर मेरी ओर दांतने लगते हैं। बार बार सवाल करता हूँ, आखिर एक खट्टा कटा जाट किसका न जाने कितनी पीढ़ियों मिट्टी में अटूट गाता है। जवाब हाँ। मैं कहता हूँ भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। हर फिर सवाल करता है कौन हमारी धरती, भारत की प्यारी मिट्टी में फिर सवाल करता हूँ कौन सी मिट्टी। उसने अपने गांव के टुकड़े, जिले, राज्य और टुकड़ों या फिर पूरे भारत की मिट्टी। ये लेखक जो जनता है या श्रोता है उससे ये कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। वो ने जो किसान है वो दिन रात कार्य करता रहे, मिट्टी के अंदर अन्न उग जाता है, मिट्टी गांव की हो चाहे शहर की हो चाहे पूरे विश्व की। प्रश्नोत्तर का ये सिलसिला कब तक चलता रहता है, जब तक वह प्रयत्न करते रहते हैं। कहते हैं मैं संतोष जब तक ये प्रश्न करता रहता हूँ तब तक मेरा प्रयत्न चालू रहता है। आखिर कहने के भारत में सब कुछ हो, उसने सोच रखा अलावा कुछ नहीं होगा। भारत के पहाड़ है, जैसे नदियां है, जंगल है और खेत है, वो पूरे खलियान में फैले में है। यहाँ उसका दायरा एक बना हुआ। आगे हम देखें तो भारत में विविधता की एकता का टॉपिक है। भारत में धर्म, जाति, अलग सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, फिर भी एकता या विविधता में एकता पाई जाती है। ये कैसे? तो इसका देखो क्या है, भारत की विविधता एक अद्भुत है जिसमें हमने प्रकृति देखी, कई सत्ताएं देखी। जैसे भारत में सभी जाति, धर्म, लिंग के व्यक्ति रहते हैं, सभी धर्म को मानने वाले, फिर भी वो एकता में अनेकता रखते हैं। मानसिक आत्म और विशेषताओं की बात से देखा जाए तो पश्चिम उत्तरी इलाके में पठान, सुदूरी इलाके में वासी तमिल और बहुत से कम समानता है जिसकी अनेक नस्लें भिन्न भिन्न है। दक्षिण में वासी तमिल बहुत कम समानता दिखाई देती है।
और ये उनके जो अंदर के गुण हैं वो भी अलग है, चेहरे अलग है, शरीर का गठन अलग है, खान पान अलग है, एक दूसरे से भाषा में भिन्न है। सब देखा जाए तो सब प्रकार से वो अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, शरीर की बनावट अलग है, उनकी भाषा भी अलग है। उत्तर पश्चिम समाज प्रदेश में मध्य एशिया की गमन है, वहाँ से बहुत से रीति रिवाज है, ऐसे कश्मीर भी है, हिमालय में उस पात्र देशों की याद दिलाता है। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य ऋषि कोजप नृत्य शैली में मिलते हैं। तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर घाट की आज छाप ऐसी स्पष्ट है जिस तमिल में कोई अचरजे नहीं है। कहते हैं कि आज भी हम देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली बोल जाती है, तो उनकी अलग ही छाप है। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सबकी अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। क्योंकि सीमा के प्रदेशों साथ ही अफगानिस्तान घाट के 1000 वर्षों तक जुड़े हुए हैं और पुराने तुर्की दूसरी जाति अफगानिस्तान मध्य एशिया में बसी हुई है। और भी कई विदेशी जाति हैं जो भी भारत में आकर बस गई थी। जैसे मध्य एशिया की बात करें, अफगानिस्तान की हम बात करें तो वो भी यहाँ आकर बसते रहते हैं। और ये हम देखें कि भारतीय संस्कृति के मुख्य केंद्र भी वो रहते हैं। वैदिक काल से देखा जाए तो हमारे जो भारत की रीति रिवाज है, हिंदू की जो रीति रिवाज है वो काफी प्रचलित है या काफी पुरानी भी है। अबे हमने ढेरों स्मारक है, मठों के ढेरों के ध्वज किए हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जैसे तक्षशिला महाविश्वविद्यालय आपने देखा होगा, इतिहास में तक्षशिला महाविश्वविद्यालय की वर्णन पढ़ा होगा, कैसे वहाँ चाणक्य गुरु के रूप में कार्य करते थे। और उन्हीं के द्वारा उनका एक शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त, वो आके जाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है और एक मगध पर शासन करता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध रहा है। 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्ध चरण सीमा पर था और सारे भारत के एक एशिया विभिन्न भागों के विद्यार्थी वहाँ खींचे चले जाते थे। और हम बात देखें 2000 वर्ष पहले वो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने चरम सीमा पर आ और वहाँ पढ़ने के लिए अनेकों विद्यार्थी वहाँ खींचे चले आते थे। धर्म परिवर्तन अंतर जरूर आया है। अगर हम देखा जाए तो धर्म के आधार पर अंतर थोड़ा सा जरूर मिलता है, लेकिन उन क्षेत्र के लोगों में मानसिकता विकसित हो रही थी, उस तरह बदले नहीं सकती थी। अगर हम देखें तो पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी स्थिति उन्हीं के दोनों बीच में है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर सब अपनी गहरी छापें छोड़ते जाते हैं। जैसे हम देखें तो बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तान भाषा भाषी जनता में बसाया हुआ एक विशाल मध्य भाग, ऐसे सैकड़ों पर्सन अपनी अपनी अलग अलग पहचाने बना रहे हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग बोलियां, अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग सब हमें देखने को मिलते हैं। पूरे अभिलेखों से जो हमें पुरानी परंपरा है उनकी जानकारी मिलती है और साथ में ही पूरे दौरान में भारतीय बने हुए राष्ट्रीय विरासत भी एक है और नैतिक मानसिक विशेषता भी समान रूप से हमें देखने को मिलती है। और जिनमें तमाम चीज़ों का आकार भी दिया गया है। विदेशी भी यहाँ आए, उन्होंने हमारी जो संस्कृति के बारे में लिखा, जो हमें अभी जो इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो पहले के राजा महाराज थे या साम्राज्य शासक थे, कैसे शासन किया, कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध किया, कैसे राज्य चीजें प्राप्त करके कितने वर्षों तक यहाँ शासन किया। तो ये जो बाहर के विदेशी है वो आकर लिखते हैं, इसमें हमें लेखन कार्य से पढ़ने को मिलती है। और इसके बाद में किसी एक देशी समूह में चाहे कितने भी घनिष्ठ हो, एक दूसरे के जुड़े होते हैं, छोटी बड़ी भिन्नता जरूर देखने को मिलती है। ये देश का देखें, एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए हैं सुख के रूप में, लेकिन दोनों के अंदर घनिष्ठता भी होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। आगे एक मूल एकता तक प्रकट होती है, तो उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जा सकती है। बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों या ढूंढती पड़ी जाती है। कि ये बात अलग है कि निकटवर्ती जो समूह है वो भिन्नता है, कुछ कुछ उसमें धुंधलापन आ जाता है, आपस में घुल मिल भी जाते हैं। प्राचीन मध्य वर्ग के आए आधुनिक राष्ट्र के विचार में जन्म नहीं दिया है। सामाजिक, धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व भी अधिक बताया गया है। आगे हम देखें तो राष्ट्रीय की बात बताई गई है, जैसे राष्ट्रीय की अवधारणा क्या है, किन्हें अधिक विकसित हो गई है और कहाँ कहाँ है जो विदेशी जातियां यहाँ आई है, अपना प्रभाव दिखाया है और क्या क्या उसके बारे में लिखा गया है। तो एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तान को ही माना जाता है। अगर हम भारतीय कहीं भी जाए तो अपने धर्म जाति को साथ लेकर जाते हैं या उनका पहचान उनके आधार पर की जाती है। या ईसाई को उदाहरण देकर बताया, तो ईसाई कहीं भी जाए तो अपनी जो पहचान है वो ईसाई के बाद या ईसाई की बताया जाएगा और ये हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। कहीं भी जाए, चाहे कौन सा धर्म का भी चला जाए। और इसी प्रकार हिंदुस्तानी, मुसलमान, तुर्की, अरबी, ईरान या किसी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है तो हिंदुस्तानी समझा जाता है।
तो ये उनकी जो जाति धर्म उसके बारे में बताया। अब देखें तो आगे है जन संस्कृति, जो जनता की संस्कृति है वो कैसी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जन संस्कृति का हम देखें तो मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को एक ऐसा या देखा कि अवसर आया कि सूत्रों को खोजा था जिसमें उसका जीवन अतीत बंधा हुआ है। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम बंधे हुए हैं या उसके दायरे के अंदर हम कार्य करते हैं, जबकि उसकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती है। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जितना जनता के जीवन को गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रसंग में लौकिक प्रचलित दर्शन परंपरा इतिहास मिथक और पुराण कथाओं का मेला भी देखा गया। जो हमारी जन संस्कृति है, हमारे मनुष्य की जो रीति रिवाज है परंपरा है, उसमें लेकर कहता है कि उसमें कई प्रकार की पुराण की कथा का दृश्य व इतिहास के बारे में देखा, कई मीठी ऐसी धारणा थी उसके बारे में भी जानकारी मिली जो एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को निभाया जा रहा है। आगे देखें तो कई ये शिक्षित और निरक्षर भी लोग देखने को मिलते हैं और ये पृष्ठभूमि के अंदर है। और ये जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है जैसे महाभारत रामायण है और महाकाव्य भी है, उन ग्रंथों को जनता में दूर दूर तक प्रसिद्धि भी है काफी और मान सम्मान के साथ उनको देखा पढ़ा जाता है। और घटना कथा में नैतिक अर्थ एवं लोक मनुष्य पर अंकित भी है। प्रत्येक मनुष्य उस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। आप एक निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति को महाभारत में बारे में पूछ लेंगे तो वो अवश्य उनकी कुछ न कुछ जानकारी हमें जरूर दे देंगे। तो इस प्रकार की जो मानस है उनके अंदर इस कथा का अंकित जरूर मिलता है। आगे देखें तो अपनी बातचीत के दौरान बराबर में लोग एकजुट होते रहते हैं। किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी भी कहानी का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे पुरानी कथा देखें या कुछ और देखें तो इसमें कुछ न कुछ छाप अवश्य छोड़ी हुई रहती है। चारों ओर गरीबी से पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली हुई है और अगर भारत की हम स्थिति को देखें तो उस स्थिति को लेखक के अनुसार बताया गया है कि बहुत ही गरीबी है और गरीबी से अनगिनत समस्याएं सामने आकर उभर कर सामने आकर खड़ी हो गई है। इनकी छाप हर माथे पर जिंदगी में कुचल कर विकसित और भयंकर रूप धारण किया हुआ है और विकृत के तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए हैं और लगातार सबसे जो अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है वो हम देखने में सुखद नहीं होता। जो भारत की वर्तमान स्थिति देखें या वर्तमान की स्थिति देखें जिसमें लेखक कहता है कि स्थिति को देखकर हमें सुख प्राप्त नहीं होता, जैसे सुरक्षा का अभाव है और भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमारी भारतीय जनता दिन में दिन उसे डरती जाती है और हर समस्या से निजात पाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते जिससे वो समस्या का निजात दे सके या मिल सके। तो लेखक कहते हैं कि ये प्रकृति प्रबल है और साथ ही एक प्रकार की विनम्रता और एक भलमन मानव की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन है जिसे हम बड़े और दुर्भाग्य से मिटा नहीं सकते। जो हमारी भारत की जो समस्या है उनका दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन समस्याओं का सही रूप से निवारण या समाधान नहीं कर सकते। तो ये तलाश के बारे में लिखते हैं, कई प्रकार की जानकारी दी तलाश में, जैसे भारत की अतीत की झांकी देखी, भारत की शक्ति सीमा देखी, भारत माता का जो अस्तित्व था उसके बारे में देखा और भारत विविधता और एकता के बारे में जाना और भारत में जो जन संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन किया। और ये कल हम अगला नया चैप्टर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।